नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन लेता हूं और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो आज भी मैंने 10 क्वेश्चन लिया है, जिसको आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। और हाँ, जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ अंचल है वो भी 1857 की क्रांति से अछूता नहीं रहा है। इस क्षेत्र में भी कई सारे लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो इस संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला दिया हुआ है, सोना खान के विद्रोह का नेतृत्व वीर नारायण सिंह ने किया। जी हां, बिल्कुल, हम लोगों ने जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। शहीद वीर नारायण सिंह जी से रिलेटेड काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो शहीद वीर नारायण सिंह जी, इन्होंने जो है ये सोना खान के जमींदार थे। सोना खान जमींदारी हुआ करती थी, तो सोना खान के ये जमींदार थे। 1856 में सोना खान क्षेत्र में, मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ के ना मध्य क्षेत्र में बहुत बड़े एरिया में अकाल पड़ गया था। लोग जो है भूखे मर रहे थे, लेकिन जो रईस लोग थे उनके पास अनाज भरा हुआ था। तो जो वीर नारायण सिंह जी हैं वो मदद मांगते हैं, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है। हालांकि जो वीर नारायण सिंह जी थे उनके पास जो कुछ भी होता है वो गांव वालों को दे देते हैं, अकाल पीड़ितों को, और दूसरों से मदद मांगते हैं। कहीं से मदद नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, वीर नारायण सिंह जी खरौद में एक बनिया था जिसका नाम था माखन बनिया। तो उसके पास काफी सारा अनाज पड़ा हुआ था, उससे भी मांगा जाता है लेकिन वो देता नहीं है। तो वीर नारायण सिंह जी उसके गोदाम को लूट लेते हैं और वहां से आवश्यकता अनुसार अनाज अकाल पीड़ितों में बंटवा देते हैं। तो जो अंग्रेज सरकार है वो फिर इनको गिरफ्तार कर लेते हैं वीर नारायण सिंह जी को। बाद में 1 साल बाद जब भारत में 1857 की क्रांति शुरू होती है, तब उस समय ये कुछ सैनिकों की मदद से जेल से भाग निकलते हैं और अपने जमींदारी सोना खान पहुंचते हैं और वहां पर 500 आदिवासियों की फौज खड़ी कर लेते हैं। और इधर फिर जो अंग्रेज है वो भी उनके पीछे पड़े हुए होते हैं। बाद में फिर ना जो सोना खान के जो जमींदार थे वीर नारायण सिंह जी, इनको कैप्टन स्मिथ ने पकड़ लिया था। अच्छा, दूसरा में दिया है ना, कैप्टन स्मिथ ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। जो कैप्टन स्मिथ था उसने वीर नारायण सिंह को पकड़ लिया, और पकड़ क्या लिया, जो वीर नारायण सिंह थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, नहीं तो ये पकड़ भी नहीं पाते। और फिर वीर नारायण सिंह जी को 10 दिसंबर 1857 को मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला दिया है, हनुमान सिंह मैगजीन लश्कर के पद पर थे। जी हां, बिल्कुल सही है। हनुमान सिंह जिन्होंने हमारे क्षेत्र में सिपाही विद्रोह किया था, ये एक सैनिक थे और इन्होंने अपने एक अंग्रेज अधिकारी, जो सैनिक अधिकारी था, उसकी हत्या कर दी थी। तो अगला पॉइंट दिया है, हनुमान सिंह ने इलियट की हत्या की थी। नहीं, देखो, जो इलियट है ना वो उस समय छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर के रूप में पोस्टेड था। तो जो हनुमान सिंह था उसने इलियट की हत्या नहीं की थी, सिडवेल की हत्या की थी। सिडवेल जो कि इनका एक सैन्य अधिकारी था, तो इसको जो है सिडवेल को उसके कमरे में घुस करके मार दिया और फिर विद्रोह कर दिया। तो ये आपका कथन गलत है। बाद में फिर हनुमान सिंह को पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन हनुमान सिंह जी का जिन 17 सैनिकों ने साथ दिया था उनको पकड़ लिया जाता है और इन 17 के 17 सिपाहियों को मृत्युदंड दे दिया जाता है। लेकिन जो हनुमान सिंह है वो पकड़ में नहीं आते हैं। तो ये मैगजीन लश्कर के पद पर थे, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन के तहत छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल की गई। वो रियासतें थी, देखो क्या था कि सन 1905 से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थे, उसके बाद भी 14 रियासत थे। लेकिन क्या था कि 1905 में भारत में बड़े स्तर पर भौगोलिक परिवर्तन किए गए, मतलब कि कुछ राज्यों की, प्रांतों की सीमाओं में हेर फेर किया गया, कुछ को इधर कुछ को उधर किया गया। तो जो बंगाल प्रांत था ना, तो बंगाल प्रांत का जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, जो आज के समय में झारखंड के अंतर्गत आता है, तो वहां की 5 रियासतों को हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में शामिल किया गया। मतलब वो पहले से ही वहीं थे, उत्तरी भाग में ही। तो उन क्षेत्र को जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले 5 रियासतों को
बंगाल प्रांत के ओडिशा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। मतलब कि 5 रियासत छत्तीसगढ़ से बंगाल में मिलाए गए, बंगाल के उड़ीसा में, और 5 रियासतें बंगाल के छोटा नागपुर क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में मिलाए गए। तो पहले भी 14 थे, उसके बाद भी 14 हुए। तो कौन कौन सी रियासतें छत्तीसगढ़ में मिलाई गई थी ये आप लोगों को बताना है। तो जो कोरिया रियासत है ये एक मिलाई गई थी, चांग भकार मिलाया गया था, सरगुजा भी मिलाया गया था, उदयपुर जिसको कि धर्मजयगढ़ बोला जाता है इसको भी मिलाया गया था, जसपुर को भी मिलाया गया था। लेकिन जो सारंगढ़ है ये पहले से ही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत था, तो इसको कहां से मिलाएंगे, ये पहले से ही छत्तीसगढ़ में था। तो ये जो 5 रियासतें हैं 1 3 4 5 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 3 4 5 6 कहाँ है, 1 3 4 5 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे छत्तीसगढ़ से किन रियासतों को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 5 रियासतें हैं, एक याद रखेंगे कालाहांडी, कालाहांडी। दूसरा है पटना, पटना जो बिहार में जो पटना है वो नहीं, एक यहां भी था पटना। उसके बाद है बामरा, बामरा, सोनपुर और रैराखोल। रैराखोल मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा अजीब सा नाम है रैराखोल। तो ये 5 रियासतें कालाहांडी, पटना, बामरा, सोनपुर और रैराखोल, ये 5 रियासतें जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती थी 1905 से पहले, इनको बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्या था कि 1861 में क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत सारी जमींदारियां थी 1861 की स्थिति में। तो जितनी भी छोटी छोटी जमींदारियां थी उनको सीधा सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। मतलब कि उन जमींदारियों को खत्म कर दिया गया, छोटी छोटी जमींदारियों को। लेकिन 14 जमींदारियां थोड़ी सी बड़ी थी, तो इन 14 जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया। ये 14 जमींदारियां कौन कौन सी थी, तो एक तो आपका बस्तर था, कांकेर था, राजनांदगांव था, खैरागढ़ था, छुई खदान था, कवर्धा था, शक्ति था, उसके बाद सारंगढ़ था, रायगढ़ था। तो ये 9। उसके बाद कालाहांडी, पटना, बामरा, सोनपुर और रैराखोल। तो ये 14 जमींदारियों को 1861 में रियासत का दर्जा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और बाद में फिर 1905 में 5 रियासतें उड़ीसा में शामिल की गई और वहां से जो है 5 रियासतें इधर लाई गई। तो ये जो चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसी समय ना संबलपुर भी पहले हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। 1861 में 3 जिले बनाए गए थे ना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, संबलपुर, रायपुर और बिलासपुर। तो जो संबलपुर है उसको 1905 में बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में मिलाया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो असत्य कथन का चयन करना है आप लोगों को। पहला दिया है, इसके नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। जी हाँ बिल्कुल, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा है, 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ। यह भी बिल्कुल सही है। गांधी जी के आगमन के बाद सत्याग्रह सफल हुआ नहीं। देखो, गांधी जी के आगमन के बाद सत्याग्रह सफल हुआ नहीं। गांधी जी ना धमतरी पहुंचे भी नहीं थे और जो अंग्रेज थे उन्होंने ग्रामीणों पर जो भी आरोप लगाए थे वो सब के सब वापस ले लिए। मतलब कि गांधी जी के पहुंचने से पहले यह आंदोलन सफल हो गया था। तो यही आपका आंसर होगा, गलत कथन है ये। उसके बाद अगला है, गांधी जी ने धमतरी में एक जनसभा को संबोधित किया। जी हाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम लोग कंडेल नहर सत्याग्रह के विषय में जान लेते हैं। देखिए क्या था कि इस समय ना अंग्रेजों ने जो धमतरी है वहाँ पर रुद्री माडमसिल्ली गांव में बांध का निर्माण करवाया था, जो जिसको हम लोग रुद्री पिकअप वियर बोलते हैं ना। तो उन सब का निर्माण करवाया गया और ग्रामीणों को बोला गया कि इस पानी का आप लोग उपयोग कर सकते हो अपने खेतों में सिंचाई के लिए, और जो भी जरूरत है उसके लिए आप जो है नहरों से पानी का उपयोग कर सकते हो। इसके लिए इन ग्रामीणों से 10 वर्ष के अनुबंध करने की बात कही गई कि 10 वर्ष के लिए आप लोग जो है करार कर लो और उतना पैसा आप लोगों को देना होगा। लेकिन ग्रामीणों ने जो है मना कर दिया कि अपने को जब जरूरत होगा हम लोग करेंगे। और बाकी जो 10 वर्ष के लिए वो एकदम मतलब 10 वर्ष के लिए पैसा दे दो, इस टाइप वाला बात था। भाई उस साल में आप टैक्स लो, जो जितना यूज करेगा उतना पैसा देगा, वो ठीक है। लेकिन 10 वर्ष के लिए आप अनुबंध करवा रहे हो, कभी होगा कभी नहीं होगा, इस टाइप वाली बात थी। तो ग्रामीण तैयार नहीं होते हैं और अंग्रेजों को तो पैसा चाहिए ही चाहिए था। या तो वो लोग 10 वर्ष के लिए अनुबंध करते या किसी भी तरीके से। तो अंग्रेज क्या करते हैं, वो चुपके से ग्रामीणों को बिना सूचना दिए उनके खेतों में नहर का पानी
छोड़ देते हैं और किसानों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि तुम लोगों ने पानी चोरी किया है और किसानों के ऊपर 4033 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है कि तुमने जो है नहर का पानी उपयोग में मतलब नहर के पानी को अपने खेतों में प्रयोग किया है बिना कोई सूचना दिए, जबकि अंग्रेजों ने जानबूझ करके पानी छोड़ा होता है और अंग्रेज जो है 4033 रुपए का जुर्माना कर देते हैं। तो इसके अलावा ना जो ग्रामीणों के जो गाय बैल होते हैं उनको उठा करके भी ले जाया जाता है, जब अंग्रेज मना करते हैं कि हम पैसा वैसा नहीं देंगे क्योंकि हम लोगों ने पानी चोरी किया ही नहीं है। ये जो सत्याग्रह हुआ था ना, कंडेल नहर सत्याग्रह, ये इसीलिए हुआ था कि ग्रामीणों पर पानी चोरी का आरोप लगाया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया। नहर से पानी चोरी का आरोप प्लस जुर्माना, तो इसी कारण से इन्होंने जो है सत्याग्रह कर दिया। जो कंडेल गांव के जो मालगुजार थे जिनका नाम था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, वो जो है प्रथम नेतृत्व करता थे, मतलब कि उन्होंने ग्रामीणों को एक मतलब उनके अंदर जोश भरा कि हमको जो है लड़ना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए। बाद में फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी वो भी इससे जुड़ जाते हैं, नारायण राव मेघावले, नथुलाल जगताप, ये सब जुड़ जाते हैं। और जब सुंदरलाल शर्मा जी को लगता है कि महात्मा गांधी जी को भी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि चंपारण में जो रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने महात्मा गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था ना, ऐसे ही खेड़ा सत्याग्रह, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ के नेताओं को पता थी। तो सुंदरलाल शर्मा जी ने महात्मा गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए वो कलकत्ता गए स्पेशल, और महात्मा गांधी जी यहाँ आने को तैयार हो गए। और 20 दिसंबर सन 1920 को महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है, रायपुर वो पहुंचते हैं। उसके बाद 21 दिसंबर को ये धमतरी पहुंचते हैं और इनको ना जैसे ये रायपुर में पहुंचते हैं, रायपुर रेलवे स्टेशन में 20 दिसंबर को, उसी समय इनको सूचना मिलती है कि जो सत्याग्रह है वो सफल हो चुका है। मतलब कि महात्मा गांधी जी का नाम सुनते ही अंग्रेजों ने सारे आरोप, जो भी जुर्माना उर्माना लगाया गया था, वो सब वापस ले लिया जाता है। तो फिर महात्मा गांधी जी 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचते हैं। धमतरी में एक स्थान है मकई बंध चौक, वहां पर एक सभा को ये संबोधित करते हैं। विशाल सभा लगती है और वहां पर लोगों को ये संबोधित करते हैं। धमतरी के एक जमींदार थे बाजीराव कृदंत, धमतरी के जमींदार थे बाजीराव कृदंत, इन्होंने 500 रुपए दान दिया था तिलक स्वराज फंड में। देखो, तिलक स्वराज फंड जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी मृत्यु हुई थी 1920 में, तो उन्हीं के नाम से तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया था, जिसमें जो भी मतलब कांग्रेस द्वारा जो भी आंदोलन चलाए जाएंगे उसके लिए जो पैसा लगेगा तो उसके लिए लोग दान दिया करते थे। तो उस तिलक स्वराज फंड में लोग दान देते थे। तो बाजीराव कृदंत जी ने 500 रुपए दान में दिया तिलक स्वराज फंड के लिए। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने कुरुद, जो धमतरी में है ना कुरुद, वहां भी एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद ये रायपुर आ जाते हैं 21 दिसंबर को ही, और रायपुर में जो ब्राह्मण पारा है वहां पर आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित करते हैं। और यहां पर यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग फिर 2000 रुपए तिलक स्वराज फंड में दान करते हैं, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी समय ना मतलब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो जमुनालाल बजाज वो जो है छत्तीसगढ़ आते हैं तिलक स्वराज फंड में दान इकट्ठा करने के लिए, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद 21 दिसंबर 1920 को ये फिर रायपुर से नागपुर के लिए निकल जाते हैं महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पर स आपका गलत होगा, महात्मा गांधी जी के आने से पहले ही यह आंदोलन सफल हो गया था। मतलब जब वो रायपुर स्टेशन में पहुंचते हैं तब उनको सूचना दी जाती है कि आंदोलन तो सफल हो गया, आपका नाम सुनते ही अंग्रेज जो है सब कुछ वापस ले लिए, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जिला दिया हुआ है, दूसरा तरफ जिला मुख्यालय, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देख लेते हैं कोरिया जिला, जो कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत एक जिला है, इसका जो जिला मुख्यालय है वो बैकुंठपुर है। देखिए क्या है कि जो रायपुर है, रायपुर का जिला मुख्यालय रायपुर है, दुर्ग का जिला मुख्यालय दुर्ग है, बिलासपुर उसका जिला मुख्यालय बिलासपुर है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जिले हैं जिनके जिला मुख्यालय अलग है, तो ये ना कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो कोरिया है, इस मतलब कोरिया जो जिला है उसका जो जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है। कोरिया नाम का मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं है, मेरे ख्याल से। आप लोग बताइएगा जो भी कोरिया का है, क्या कोरिया नाम का कोई जगह है या नहीं है।
बताइएगा। बाकी इसका जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है। इसके अलावा चिरमिरी एक नगर निगम है जो कि कोरिया जिले में आता है। मनेन्द्रगढ़ भी एक स्थान है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े जगह। तो बैकुंठपुर ये जिला मुख्यालय है। बाकी कोरिया नाम का कोई स्थान है या नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके बाद अगला दिया है बस्तर। बस्तर जो है ना, इसका जो जिला मुख्यालय है वो जगदलपुर है। बस्तर एक नगर पंचायत है, मतलब कि बस्तर नाम का जगह है बस्तर में, लेकिन वो जिला मुख्यालय नहीं है, वो एक नगर पंचायत है। पहले गांव हुआ करता था, लेकिन अब जो है उसको नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। तो जगदलपुर इसका जिला मुख्यालय। जांजगीर चांपा, देखो जो जांजगीर चांपा है ना, ये जो जांजगीर चांपा, ये दो स्थानों के नाम है। जांजगीर अलग स्थान है, चांपा अलग स्थान है। तो जांजगीर चांपा जिले का जो जिला मुख्यालय है वो चांपा नहीं है, वो जांजगीर है, ध्यान रखेंगे। हसदो नदी दोनों शहरों के बीच से होकर के गुजरती है और दोनों अलग अलग सिटी हैं। चांपा अलग है, जांजगीर अलग है। तो जांजगीर जो है जिला मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये आपका गलत होगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना था, तो ये आपका आंसर होगा। सरगुजा, देखो सरगुजा नाम का भी कोई स्थान नहीं है, ये मुझे पक्का पता है। वैसे आप लोग कमेंट करिएगा अगर सरगुजा नाम का कोई स्थान है तो, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है सरगुजा नाम का भी कोई स्थान नहीं है। सरगुजा पहले रियासत हुआ करता था, वैसे कोरिया भी पहले रियासत हुआ करता था। बाकी आप लोग बताइएगा कोरिया नाम का कोई जगह है या नहीं। सरगुजा का भी बताइएगा अगर है तो, जहां तक मुझे मालूम है नहीं है। बाकी इसका जो जिला मुख्यालय है अंबिकापुर है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय अलग है? तो अभी जैसे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तीन स्थानों के नाम पर एक जिले का नाम रखा गया है ना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो इसका जो जिला मुख्यालय है वो गौरेला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कौन सा जिला है जिसका अलग होता है? तो लगभग सभी जिलों का जिला मुख्यालय वही है। धमतरी का धमतरी है, कांकेर का कांकेर है, दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा है, कोंडागांव का कोंडागांव है, कोरबा का कोरबा है, रायगढ़ का रायगढ़ है। तो बाकी ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मुझे बताइएगा कोरिया और सरगुजा के विषय में, क्या इस नाम के जगह वास्तव में है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अच्छा, नगर निगम और जिला देख लेते हैं। अभी 14 नगर निगम हो चुके हैं ना। तो जो चिरमिरी है ये कोरिया जिले के अंतर्गत आता है, अभी मैंने बताया। उसके बाद जो अंबिकापुर है ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है। भिलाई नगर निगम दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। चरोदा नगर निगम ये रायपुर में नहीं, दुर्ग में आता है। चरोदा नगर निगम कहाँ आता है? दुर्ग जिले में आता है। जगदलपुर नगर निगम बस्तर जिले में आता है। तो 1, 2, 3 और 5 ये आपका आंसर होगा। 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5 कहाँ गया? 1, 2, अच्छा क्या होगा आंसर? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 नहीं दिया है क्या? 1, 2, अच्छा सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैंने कूट नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका विलोपित हो जाएगा, ऐसे आप लोग समझिएगा। थोड़ा सा हम लोग नगर निगम देख लेते हैं, जो 14 नगर निगम है। दुर्ग जिले की अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान समय में 4 नगर निगम हो गए हैं दुर्ग जिले में। एक तो भिलाई हो गया, दूसरा चरौदा हो गया, तीसरा खुद दुर्ग नगर, उसके बाद एक जो अभी नया बना है रिसाली। तो 4 नगर निगम दुर्ग जिले में। रायपुर में 2 नगर निगम है, एक खुद रायपुर सिटी और दूसरा है बीरगांव। तो ये हो गए आपके 6। उसके बाद चिरमिरी कोरिया में, अंबिकापुर सरगुजा में, जगदलपुर बस्तर में। इसके बाद धमतरी नगर निगम है। उसके बाद राजनांदगांव है, बिलासपुर है, कोरबा है, रायगढ़ है। तो ये सब जो है नगर निगम आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो कुछ संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं और स्थान के नाम। तो समित्र मंडल, तो ये जो समित्र मंडल नामक जो संस्था है ये कहाँ बना था? राजिम में बना था, यही पहला ही मिलेगा ये। अच्छा मैं पेन, तो समित्र मंडल कहाँ बना था? राजिम में गठित हुआ था और सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1906 के लगभग। बाल समाज ये बिलासपुर में ही हुआ था। बाल समाज ये 1915-16 के आसपास में ये ना पुस्तकालय था, बाल समाज पुस्तकालय बिलासपुर, यदुनंदन प्रसाद वर्मा जी द्वारा इसकी स्थापना की थी। सेवा दल ये खैरागढ़ में ही हुआ था, खैरागढ़ में, और इसकी स्थापना की थी, सेवा दल की स्थापना 1938 के आसपास में। ये काफी बार पूछा गया है सेवा दल के विषय में। खैरागढ़ 1938, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। इसके अलावा सुखराम और वाजिद अली इसमें जुड़े हुए थे। उसके बाद जो मालिनी रीडिंग क्लब है ये रायपुर में बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं, कुछ ही संस्थाएं हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने पीछे किसी वीडियो में भी इस तरह की कुछ संस्थाओं के बारे में बताया था, शायद उनमें मालिनी रीडिंग क्लब एक था।
आगे देखते हैं तो 1 2 3 4 ना, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारसूर के संबंध में क्या सही नहीं है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने शायद छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें शायद मैंने कुछ बताया था बारसूर के बारे में। तो देख लेते हैं, दंतेवाड़ा जिले में है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो बारसूर है दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। फणी नागवंशी शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। नहीं, फणी नागवंशी नहीं है, यहाँ पर छिंदक नागवंशी शासकों ने यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में जो नागवंशी शासक थे उन्होंने 2 स्थानों पर शासन किया। कवर्धा में फणी नागवंशी शासक और बस्तर में बारसूर क्षेत्र को राजधानी बना करके छिंदक नागवंशी शासकों ने। और छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा ही बारसूर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जैसे कि चंद्रादितेश्वर मंदिर, बत्तीसा मंदिर बनवाया गया है, मामा भांजा मंदिर बनवाया गया है। इसके अलावा गणेश जी की विशाल प्रतिमा वहां पर स्थापित है। तो ये सब चीजें जो है छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा एक नारायण पाल का नारायण मंदिर भी बनवाया गया है और भी बहुत चीजें वहां पर हुई है। चंद्रादितेश्वर तालाब एक ये भी पूछा जाता है, जो कि बारसूर में है, इन्हीं नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया है। तो ये आपका गलत कथन है, फणी नागवंशी नहीं आएगा यहाँ पर, छिंदक नागवंशी। अगला दिया है, प्राचीन समय में चक्रकोट अथवा भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो बारसूर क्षेत्र है या फिर कहें नागवंशी शासकों के समय में पूरा जो बस्तर क्षेत्र है वो चक्रकोट अथवा भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था। तो कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बस्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो चक्रकोट, भ्रमरकोट, इसके अलावा महाकांतर भी बोला गया है। छत्तीसगढ़ को महाकांतर, दंडकारण्य, आज भी दंडकारण्य बोला जाता है ना, दंडकारण्य का पठार। तो तीसरा वाला सही है। उसके बाद है, देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। नहीं, यहाँ पर देवरानी जेठानी मंदिर स्थित नहीं है। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? बिलासपुर जिले में ताला गांव में है ना स्थित। यहाँ पर मामा भांजा मंदिर स्थित है। बिलासपुर में देवरानी और जेठानी और बारसूर में मामा और भांजा मंदिर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आपका सही नहीं है वो बताना था ना, तो 2 और 4 यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो 2 और 4 ऑप्शन द आप लोगों का उत्तर होगा। और क्या चीज़ बताना है इसके विषय में, लगभग सब चीज़ें मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोइराज नदी किसकी सहायक नदी है? कोइराज, तो ये जो कोइराज नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो मांड नदी की। किसकी सहायक नदी है? मांड नदी की सहायक नदी है कोइराज। एक और नदी है कुक्कुट, कुटकुट या कुक्कुट, कुटकुट, हाँ कुटकुट, या इसको कुरकुट भी बोला जाता है। कुटकुट या कुरकुट नदी, कुरकुट और कोइराज, ये दोनों जो है मांड नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, पूछा गया है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो सरगुजा के मैन पार्ट से, और ये सरगुजा में प्रवाहित होती है। उसके बाद थोड़ा जसपुर में बहती है, फिर रायगढ़ में, उसके बाद जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में एक स्थल है चंद्रपुर, चंद्रपुर जहाँ पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। और चंद्रपुर में ही जो मांड नदी है वो महानदी से मिलती है, और इसी स्थान पर महानदी से एक और नदी का संगम होता है, लात नदी। तो जो चंद्रपुर है यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, महानदी, मांड और लात नदी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 155 किलोमीटर लंबी है मांड नदी, ध्यान रखेंगे। और जो मांड नदी घाटी है ये कोयला के लिए काफ़ी जानी जाती है। मांड नदी घाटी और जो हसदेव नदी घाटी है ना, ये दोनों क्षेत्र कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है। इन दोनों क्षेत्रों में काफ़ी कोयला भंडार हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद मांड नदी के संदर्भ में और क्या बताना रह गया, लगभग सारी चीज़ें हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन को पढ़ लेते हैं। निम्न कथनों को भिलाई स्टील प्लांट से रिलेटेड है। पहला दिया हुआ है, भिलाई इस्पात संयंत्र, मतलब कि भिलाई स्टील प्लांट, जिसको बीएसपी बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क रावघाट से प्राप्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल, रावघाट जो कि कांकेर जिले में है, वहां से भिलाई इस्पात संयंत्र को लोहा प्राप्त होता है। पहले बालोद के दलीराजहरा से इसको लोहा मिलता था, लेकिन वहां पर जो भंडार है वो समाप्त हो गए हैं। तो अभी कांकेर के रावघाट लौह अयस्क खदान से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क उपलब्ध कराया जा रहा है। ये ध्यान रखेंगे, पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना है, ये माफी चाहूंगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। बिल्कुल सही है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है
रूस ने इसमें काफ़ी हेल्प की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। भिलाई इस्पात संयंत्र का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ये भी बिल्कुल सही कथन है, मतलब कि तीनों कथन आपके सही है, 1 2 3 आपका सही होगा। सही कथन का चयन करिए बोल रहा है ना। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो बीएसपी है, मतलब भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चला था। तो इसी बीच जो है, इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। देखो, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना, इसमें पूरे भारत में 3 स्थानों पर इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना थी। एक तो भिलाई में, भिलाई इस्पात संयंत्र, और इसमें रूस ने काफी हेल्प की थी। दूसरा स्थान है राउरकेला। राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा में। तो राउरकेला में भी इस्पात संयंत्र है, राउरकेला इस्पात संयंत्र। और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में जर्मनी देश का विशेष सहयोग था। इसके बाद पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, तो ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को बनाने में ब्रिटेन ने सहयोग किया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 3 इस्पात संयंत्र अस्तित्व में आए थे। भिलाई में रूस के सहयोग से, राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होगा, भारत का ज्योग्राफी, तो भारत का भूगोल, उसके लिए ये काम आ सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। और भिलाई इस्पात संयंत्र को बनाने में रूस ने सहयोग किया था। तो रूस और भारत के बीच में जो मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसके एक मतलब क्या कहेंगे, एक यादगार के तौर पर, मतलब कि भारत और रूस के बीच जो मैत्री स्थापित हुई है, इसको यादगार बनाने के लिए भिलाई में एक बाग स्थापित किया गया, जिसको मैत्री बाग के नाम से जाना जाता है। जो भी भिलाई दुर्ग के हैं उनको पता होगा मैत्री गार्डन के बारे में। तो मैत्री बाग स्थापित किया गया, वैसे काफी फेमस है। जो भिलाई स्टील प्लांट है, भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% यहां से उत्पादित होता है। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखना भिलाई इस्पात संयंत्र के विषय में। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये कोयला से रिलेटेड है, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, जो कोयला है वो 4 प्रकार का होता है ना, तो उनमें से एक प्रकार होता है बिटुमिनस। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो 4 प्रकार के कोयला है वो कौन कौन से हैं। आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कोयले के 4 प्रकार हैं, तो उनके नाम आप लोगों को बताना है। तो ये जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो ये पहला वाला जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व आय में कोयला का सर्वाधिक योगदान होता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, जो भी हमारे यहाँ खनिज राजस्व आय प्राप्त होता है ना, उसमें कोयला की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पर आपका लोहा आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला कोरबा है। ये भी बिल्कुल सही है। कोरबा जो है सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला है। तो तीनों कथन सही है। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो कोयला है ये गोंडवाना शैल तंत्र से प्राप्त होता है। गोंडवाना शैल तंत्र ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ SECL ये जो है कोयला उत्खनन का काम करता है। साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड इसको बोला जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैंने अभी पीछे बताया कि मांड नदी घाटी और हसदो नदी घाटी, मतलब कि मांड नदी जिस तरफ से प्रवाहित होती है, हसदो नदी जिधर से प्रवाहित होती है, हसदो नदी जो कि कोरबा तरफ से प्रवाहित होती है, मांड नदी जो कि रायगढ़ तरफ से प्रवाहित होती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये कोयला भंडारण के लिए जाना जाता है। तो हसदो नदी घाटी और मांड नदी घाटी दोनों जो है कोयला के लिए जाने जाते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोयला का जो भंडारण है वो कहाँ कहाँ पर है, तो कोरिया जिले में कुर्सिया याद रखेंगे, झिलमिली याद रखेंगे, चिरमिरी, झगराखंड, सूरजपुर में रामकोला, विश्रामपुर, कोरबा में दीपका, कुसमुंदा, रामपुर, गेवरा, ये सब याद रखिएगा। तो ये कुछ जो है कोयला भंडार क्षेत्र हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट लगता है या मेरे द्वारा जो भी तथ्य रखे गए उसमें अगर आप लोगों को जरा भी संशय होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।